इन पिक्चर्स को गौर से देखिए। इन सब में आपको कुछ कॉमन नजर आएगा। एयर कंडीशनर्स। जी हाँ, एयर कंडीशनर्स हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। गर्मी के मौसम में इसके बिना जीवन असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाहर इसके कारण क्या होता है? गर्मियों में बिना एसी के घर के अंदर रहना मुश्किल हो जाता है। पंखे और कूलर भी हमेशा पर्याप्त ठंडक नहीं दे पाते, खासकर जब तापमान बहुत ज्यादा हो। ये तो हर कोई जानता है कि बिना एसी के अत्यधिक गर्मी में रहना हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर भी डाल सकता है। स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और हीट एक्सॉशन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। हर साल हीट वेव्स के कारण औसतन 100 से 2000 के बीच लोगों की मौत हो जाती है। ये आंकड़ा मौसम की गंभीरता और विभिन्न क्षेत्रों पर निर्भर करता है। Recent surge in temperatures across North India has caused serious concern, with not just us humans trying to beat the heat, but animals and birds around us who too are trying really hard to survive this heat wave. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के अनुसार एसी वर्तमान में वैश्विक बिजली का लगभग 10% हिस्सा प्रयोग करता है। भारत में घरेलू बिजली खपत का लगभग 20 से 30% हिस्सा एसी पर खर्च होता है, और वहीं शहरी क्षेत्रों में ये कभी-कभी 40 से 50% तक पहुंच सकता है, खासकर गर्मियों के दौरान। बढ़ती मांग और इसके अत्यधिक उपयोग ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करते हैं। ये समस्या वास्तव में बहुत परेशान करने वाली है। हम अपने घरों को ठंडा करने के लिए एसी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके असर से बाहर की गर्मी और बढ़ जाती है। फिर हमें और ज्यादा ठंडक की जरूरत होती है। ये एक तरह का घातक लूप है, जिसमें हम आराम के लिए हमारे आसपास के पर्यावरण की समस्याओं को और बढ़ाते जा रहे हैं। स्वागत है आपका सिंपल टेक्नोलॉजी चैनल में, जहां आज हम बात करेंगे कि किस तरह गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और साथ ही जानेंगे कुछ ट्रेडिशनल और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के बारे में जो भारी मात्रा में ऊर्जा का उपयोग नहीं करते हैं। इसी के साथ हमें इस लूप को धीमा करने में भी मदद कर सकते हैं। एसी का इतिहास। प्राचीन मिस्र भवनों को ठंडा रखने के लिए लोग मकान की छत पर पानी के जार रखा करते थे, ताकि ठंडी हवा अंदर आ सके। वहीं रोम में अमीर लोग अपने घरों में पानी के माध्यम से हवा को ठंडा करने की प्रणाली का उपयोग करते थे। 19वीं सदी में डॉक्टर जॉन ग्लोरी, जो कि फ्लोरिडा के एक डॉक्टर थे, उन्होंने येलो फीवर के मरीजों के लिए ठंडी हवा प्रदान करने के लिए एक मशीन बनाई। ये मशीन आइस यानी कि बर्फ का उपयोग करके हवा को ठंडा करती थी। इसके लिए उन्हें 1891 में एक पेटेंट भी प्राप्त किया। वहीं 20वीं सदी में विलिस कैरियर ने 1902 में ऐसी प्रणाली विकसित की जो नमी और तापमान दोनों को नियंत्रित कर सकती थी। इसे सबसे पहले न्यूयॉर्क के एक प्रिंटिंग प्लांट में स्थापित किया गया, ताकि पेपर और इंक की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके। इस खोज से उन्हें आधुनिक एसी का जनक भी माना जाता है। फिर 1920 के दशक में एसी का उपयोग थिएटर्स, ऑफिस और डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे व्यावसायिक स्थानों में शुरू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एसी की लागत में कमी आने के कारण ये घरों में भी आम हो गए, और इसी टाइम रूम एसीज विकसित किए गए और आम लोगों के लिए उपयुक्त कराए गए। दुविधा। अमेरिका में एसी का उपयोग दुनिया में सबसे ज्यादा होता है, खासकर गर्म और ह्यूमिड वाले क्षेत्रों में, जैसे कि टेक्सास, फ्लोरिडा और एरिज़ोना। लगभग 90% अमेरिकी घरों में एसी होते हैं। एसी का उपयोग विभिन्न देशों में भी विभिन्न है, जैसे कि चाइना में 800 मिलियन एसी यूनिट है। वहीं यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएस में 374 मिलियन एसी यूनिट्स है। जापान में 148 मिलियन यूनिट्स, इंडिया में 27 मिलियन यूनिट, ब्राजील में 27 मिलियन यूनिट्स, मैक्सिको 16 मिलियन और इंडोनेशिया में 12 मिलियन यूनिट्स हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान जैसे विकसित देशों में प्रति व्यक्ति एसी का उपयोग ज्यादा है, जबकि चीन और भारत जैसे उभरते इकोनॉमी वाले देश बढ़ती इनकम और अर्बनाइजेशन के कारण इनमें भी अब एसी का उपयोग बढ़ता जा रहा है। ये बढ़ती मांग व्यावसायिक ऊर्जा खपत में एक महत्वपूर्ण कारक बनता है, जो एनर्जी एफिशिएंट कूलिंग टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पर प्रभाव भी डालती है। IEA की रिपोर्ट के अनुसार अगर वर्तमान रुझान जारी रहते हैं तो 2025 तक एसी के कारण बिजली की मांग 3 गुना हो सकती है, जिससे ये वैश्विक बिजली खपत का लगभग 13% हो जाएगा। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अर्बन हीट आइलैंड यानी कि UHI इफेक्ट उस फिनोमिनन को कहते हैं जहां शहरी क्षेत्र अपने ग्रामीण परिवेश की तुलना में
ज्यादा तापमान को एक्सपीरियंस करते हैं। ये तापमान का अंतर मुख्य रूप से मानव गतिविधियों, बुनियादी ढांचे और शहरी विकास में उपयोग किए जाने वाली सामग्रियों के कारण होता है। अर्बन हीट आइलैंड का पहला कारण ये है कि हमारे शहरी क्षेत्र इमारतें, सड़कें और अन्य बुनियादी ढांचे से भरे हुए हैं, जो कि डामर, कंक्रीट और ईंट जैसी सामग्रियों से बनते हैं और ये गर्मी को ज्यादा से ज्यादा सोखते हैं और बनाए रखते हैं। दूसरा कारण है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्टेशन और एसी, जो कि गर्मी और प्रदूषण को और ज्यादा बढ़ाते हैं। तीसरा कारण है कि शहर में अक्सर पेड़ और पौधे अभेद्य सरफेस के साथ मिला दिए जाते हैं, जिससे नेचुरल कूलिंग में प्रभाव पड़ता है, जो कि छाया और इवेपोरेशन के माध्यम से होती है। ट्रेडिशनल मेथड्स। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को कम करने के लिए ट्रेडिशनल तरीकों का इस्तेमाल सदियों से विभिन्न संस्कृतियों में होता आया है। ये तरीके अक्सर प्राकृतिक सामग्रियों और डिजाइन प्रिंसिपल पर निर्भर करते हैं, जो ठंडक और वेंटिलेशन को बढ़ावा देते हैं। ट्रेडिशनल तरीकों की बात करें तो इनमें अक्सर संकरी गलियां और घनी इमारतें होती हैं। ये कॉम्पैक्ट डिजाइन लेआउट छाया प्रदान करता है और इससे हीट एब्जॉर्प्शन कम होता है। वहीं बिल्डिंग्स के ओरिएंटेशन की बात करें तो ये अक्सर प्राकृतिक वेंटिलेशन को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती थी, जिससे दिन के सबसे गर्म समय में सूर्य के प्रकाश के संपर्क को कम किया जा सके। प्राकृतिक वेंटिलेशन में मिडिल ईस्टर्न आर्किटेक्चर सबसे आगे है। यहाँ पे विंड टावर्स ठंडी हवाओं को बिल्डिंग में भेजते हैं, जबकि गर्म हवा को बाहर निकालने में मदद भी करते हैं। इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल्स यानी कि निर्माण सामग्री भी कुछ हद तक बिल्डिंग को ठंडा रखने में मदद करती हैं, जैसे कि पत्थर और ईंट। ये मटेरियल्स दिन के दौरान गर्मी को एब्जॉर्ब करते हैं और रात में धीरे धीरे छोड़ते हैं, जिससे घर के अंदर का तापमान नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। वहीं कई सारे गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में इमारतों से सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने और साथ ही कम से कम गर्मी को ऑब्जर्व करने से बचने के लिए व्हाइट वॉश भी किया जाता है। दूसरी ओर शहरी हरियाली में गार्डन्स, पार्क्स और ट्री लाइन स्ट्रीट्स शामिल हैं। वाटर फीचर्स जैसे कि फाउंटेन्स, पूल्स और छोटे पॉन्ड्स इवेपोरेशन के माध्यम से हवा को ठंडा करने में मदद करते हैं। ये टेक्निक्स आपने अक्सर इस्लामिक गार्डन डिजाइन और ट्रेडिशनल स्पेनिश आंगन में देखी होगी। इंडिया की बात करें तो हवेलीज में मोटी दीवारों के साथ अंदर आंगन होते हैं। इसी के साथ जाली सीधे सूर्य की रोशनी को रोकते हुए वेंटिलेशन देते हैं। अब इन ट्रेडिशनल मेथड्स को मॉडर्न बिल्डिंग्स में अपनाना थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि बढ़ते तापमान और बदलते क्लाइमेट से कुछ ट्रेडिशनल तरीके यहाँ प्रभावशाली नहीं होते। सिंगापुर में डिस्ट्रिक्ट कूलिंग टेक्निक। डिस्ट्रिक्ट कूलिंग एक उन्नत और प्रभावी टेक्नोलॉजी है जो पूरी डिस्ट्रिक्ट को सेंट्रलाइज सिस्टम द्वारा ठंडा करता है। ये टेक्नोलॉजी बड़ी मात्रा में ऊर्जा और एमिशन की बचत करता है, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर संचालन और उन्नत टेक्नोलॉजी का लाभ उठाता है। सिंगापुर में डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम सेंट्रलाइज प्लांट का यूज करके ठंडे पानी का उत्पादन करता है, जिससे इंसुलेटेड पाइप के अंडरग्राउंड नेटवर्क के माध्यम से पूरे डिस्ट्रिक्ट के कई बिल्डिंग्स तक पहुंचाया जा सकता है। हर एक बिल्डिंग में हीटिंग एक्सचेंजर ठंडे पानी से ठंडक को बिल्डिंग के एसी सिस्टम में ट्रांसफर करते हैं, जिससे अंदर की हवा ठंडी होती है। ये सिस्टम व्यक्तिगत कूलिंग की तुलना में अधिक एनर्जी एफिशिएंट और एमिशन को कम करता है। इसके कई लाभ हैं, क्योंकि ये अक्सर 50% तक की एनर्जी बचाता है। इसके अलावा ये सिस्टम कूलिंग प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करके और क्लीन एनर्जी सोर्स का उपयोग करके ग्रीन हाउस गैस इमिशन को भी कम करता है। बड़े पैमाने पर इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस की लागत भी कम होती है। साथ ही इससे इंस्टॉल्ड बिल्डिंग को व्यक्तिगत कूलिंग सिस्टम की जरूरत नहीं होती है, जो जगह के साथ साथ शोर भी कम करता है। सिंगापुर में आप इसे मरीना बे डिस्ट्रिक्ट में देख सकते हैं। ये ग्लोबली सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम है, जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग जैसे कि बैंक्स, मॉल्स और मरीना बे सैंड्स जैसे प्रेस्टिजियस होटल में देखा जा सकता है। दूसरे शहरों की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम को अभी इनोवेशन अप्रोचेस के साथ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसका एक एग्जांपल है टोरंटो, कनाडा में, जो कि एनवेव सिस्टम का यूज करता है। शहर के सेंटर में बिल्डिंग्स को ठंडा करने के लिए ओंटारियो झील से ठंडा पानी खींचा जाता है। वहीं पेरिस, फ्रांस में डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम के लिए व्यापक सीवर नेटवर्क का लाभ उठाया जा रहा है, जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके रिपर्पजिंग को भी दर्शाता है। इसी तरह हांगकांग ने विभिन्न क्षेत्रों में डिस्ट्रिक्ट कूलिंग को सक्सेसफुली इम्प्लांट किया है, जो घनी आबादी वाले शहरी वातावरण में इसकी अनुकूलनशीलता प्रदान करता है।
इस बीच भारत में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसे गिफ्ट सिटी भी कहा जाता है, उसने अपने प्लान में डिस्ट्रिक्ट कूलिंग को अपनाया है। ये सारे एग्जाम्पल्स दुनिया भर में शहरी सेटिंग्स में डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सोल्यूशन की बहुमुखी प्रतिभा और प्रभावशालीता को रेखांकित करते हैं। पर इनके साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली चुनौती है इन्वेस्टमेंट। दूसरी है मौजूदा इमारतों की रेट्रोफिटिंग करना, जो कि जटिल और काफी महंगा हो सकता है। इन चुनौतियों पर काबू पाने से ये व्यापक रूप से अपनाने और डिस्ट्रिक्ट कूलिंग इनिशिएटिव पहल की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। निष्कर्ष, ये भले ही आपको अभी काल्पनिक लग रहे हो, लेकिन दूसरे और समाधानों की तरह ही इसके लिए बहुत सारी अग्रिम पूंजी, जानकारी और निश्चित रूप से जागरूकता की आवश्यकता है। फिर भी विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट की तत्काल आवश्यकता है, चाहे वो शहरी व्यापक हो या फिर पड़ोस स्तर पर या फिर टेक्नोलॉजी इनोवेशन पर। खासकर भारत, चीन और इंडोनेशिया जैसे स्थानों पर जहां एसी का उपयोग बढ़ने का अनुमान है। समय और वातावरण को देखते हुए हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। हमारे पास दुनिया में इतनी ऊर्जा ही नहीं है कि सारे के सारे जरूरतमंद शीतलन पूरी कर सके। चाहे तो हम इसे रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा पूरा करने का प्रयास ही क्यों ना करें। मैं भी अपने एसी के बगैर इस गर्मी में नहीं रह सकती, पर कोशिश करती हूँ कि कम से कम इसका उपयोग करूँ। तो आप अपने घर को कैसे ठंडा करते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही माइंड बेंडिंग कंटेंट के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग एंड स्टे क्यूरियस।